अपने टेंट को फाड़ के उसके अंदर से निकल के भागे हैं। किसी चीज़ ने इनका पीछा किया है, कत्ल किया है। और इन कत्ल हुई हुई लाशों की हालत ये थी, किसी की आंखें निकाल ली गई थी, किसी की ज़बान काट ली गई थी, किसी की लाश इस हालत में मिली कि दरख्त के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे उसके जिस्म को पिन कर दिया गया है। लगता है कि कैंप में आने वालों के फुटप्रिंट्स मिले, जाने वालों के नहीं मिले। सही, ठीक है। तो बिल्कुल इतने सालों के एक्सपीरियंस में मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई, आप इनके ठिकानों को काट दें और इनका ठिकाना 99% दरख्त होते हैं। तजस्सुस हुआ, मैंने उस बच्चे की तरफ देखा और मैंने कहा बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्चा वही है, उसकी आंखें इसकी आंखों के सामने थी, मतलब आंखें निकल के उसके ऊपर आ गई, 2 फ्लोर ऊपर, सिर्फ आंखें। और कह रहा है रात का वक्त होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वह दिन का वक्त। ये चीज़ें चौकीदार ने बोला अब ये डिस्टर्ब करेंगी और ये बढ़ेगी। और मुसीबत ये है कि यहाँ लोग बैठते हैं रातों को, उनके साथ मसले मसाइल होते हैं। शहर से कटा हुआ एक इलाका है, गांव देहात का, वहाँ पर एक फार्म, जिस फार्म पे एक पूरी फैमिली रहती है। रात 12 बजे कोई आदमी फार्म के अंदर दाखिल हुआ, सबको कत्ल कर दिया। ये तो चलें मर्डर का वाक़या है, ठीक है, अभी तक ये कत्ल का वाक़या है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो बंदा उन लोगों को कत्ल करने के 3-4 दिन बाद तक वहाँ उस फार्म पे मौजूद रहा, उस फार्म का किचन इस्तेमाल करता रहा, उस फार्म पे जो लाशें पड़ी सड़ती रहीं उनके दरमियान वो बैठ के अपना खाना पीना करता रहा, उस फार्म के जो जानवर मौजूद थे, जो मवेशी मौजूद थे, उनको दाना खाने पीने का सामान डालता रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा ख़ान और इस चैनल पर मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को शामिल किया करता हूँ। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे पुरस्कार वाक़यात होते हैं जिन्हें या तो हम अपने दिल में छुपा कर रख लेते हैं सिर्फ इस डर से कि अगर हम किसी को बताएंगे तो हमारा मजाक बनेगा, या फिर ये सोचकर कि शायद हमारी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। दोस्तों, साइंस की नज़र में पैरानॉर्मल की कोई हकीकत नहीं होती, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे आज के पॉडकास्ट में आप लोग एक ऐसे मेहमान से मिलने वाले हैं जो कि साइंस भी पढ़ाते हैं, फ़िज़िक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और उन्हें पैरानॉर्मल को एक्सप्लोर करने का शौक़ भी। तो दोस्तों, बजाय इसके मैं अपनी ज़बान से ये सारी बातें और सारी तफसीलात आपके साथ शामिल करूं, हम लोग मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर हसन, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपने जो है एक मरतबा फिर से हमारे लिए वक्त निकाला, मेरी तरफ से भी और मेरे जो भी देखने वाले हैं, जो भी प्यार करने वाले हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, जो मेरी पूरी हॉरर फैमिली है, उसकी तरफ से मैं आपको जितना शुक्रिया करना चाहूँ उतना कम है कि हर मरतबा आप कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने किसी न किसी ज़रूरी काम को छोड़ के ख़ास तौर पे हमारे लिए अपना वक्त निकालते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपकी और आपके व्यूअर्स की मोहब्बत है कि जो आप बुला लेते हैं और हम आ जाते हैं। अच्छा सर, अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, इतने सारे पॉडकास्ट आपके हमारे साथ हो चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूँ। ठीक है। आप फिज़िक्स भी पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल। और उतना ही शौक़ आपका पैरानॉर्मल की तरफ भी है? बिल्कुल। तो एक फिज़िक्स और पैरानॉर्मल से मिलता जुलता सवाल करता हूँ, ये गोस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? सर बेसिकली गोस्ट पार्टिकल गॉड पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और ये जो है वो फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसको मेटाफिज़िक्स कहते हैं। सही, ठीक है। और ये एक बिल्कुल अलग ही टॉपिक है पैरानॉर्मल वर्ल्ड का, कि जिसमें आप एंटर होते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि कहीं जो है वो साइंस कहती है कि ये चीज़ें नहीं हैं, और जब आप मेटाफिज़िक्स पढ़ते हैं तो आप पार्टिकल टू पार्टिकल जब स्टडी करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं। सही। अच्छा, रिलीजियसली देखा जाए तो हमारा तो ईमान है और यकीन है कि कुरान करीम में लिखा हुआ है जिन्नो इंस, पहले जिन फिर इंसान। लेकिन कुछ हद तक साइंस जो है ना वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने में नाकामयाब हुई, लेकिन अब हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिससे हम इनको डिटेक्ट कर लेते हैं, और ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके अभी लोगों के सामने आना शुरू हो गई, जैसे जैसे हम मॉडर्न एरा के अंदर जो है वो दाखिल होते जा रहे हैं। अच्छा सर, एक बेसिक सा केस सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या इसमें पैरानॉर्मल की कोई अमल दखल है, कोई इफेक्ट है, कोई इन्फ्लुएंस है या नहीं? बिल्कुल। 9 से 10 ट्रेंड हाइकर्स होते हैं जो लोग माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, बर्फीले पहाड़ों को सर करते हैं। फॉर एग्जांपल K2 पे अभी रिसेंटली एचबीएल की तरफ से खवातीन जो है क्लाइंब किए, खातून जो है क्लाइंबर, वो K2 की चोटी तक पहुंची। तो इस तरह का एक पहाड़ है ओराल माउंटेन्स में, ये पूरा रशिया का एक वाकया है जी। ओराल माउंटेन्स में एक पहाड़ है, उसको सर करने के लिए, उस पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने के लिए 10 ट्रेंड हाइकर जो कि ओराल पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो
जाते हैं कि ये हमारा आखिरी सेमेस्टर है या ऐसा ही कुछ है, तो वो एक तरीके से अपनी पिकनिक कर रहे होते हैं और महीनों से ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। महीनों से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं इस चीज़ के लिए। अब होता क्या है, ये 10 लोग जब जा रहे होते हैं हाइकिंग करने के लिए, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये आधा अपने सामान को, राशन को, दवाइयों को डिवाइड करते हैं और आधा सामान, राशन, खाने की चीज़ें ये वहीं बर्फ़ में दबा देते हैं कि जब हम वापस आ रहे होंगे तब हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है। अगर हम सारा ऊपर ले गए डिहाइड्रेशन की, क्योंकि हवा में नमी नहीं होती ऊपर, बिल्कुल। डिहाइड्रेट हो गया सब कुछ, तो ये ऊपर ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। तो ये आगे चलते हैं। इस दौरान क्या होता है, इन 10 में से एक बंदे की तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है। तबीयत खराब होने के बाद जब वो लोग उसको छोड़ के, वो बंदा अच्छा वापस चला जाता है, यूरी नाम का बंदा होता है, वो वापस चला जाता है अपने जो है स्टेशन पे, नीचे आ जाता है माउंट, अपने सामान के पास या उससे भी नीचे? उससे भी नीचे। एक तरीके से उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा होता है, अपने वर्क स्टेशन के पास जी, आ जी, जाता है। जी। ओके ओके। बाकी बचे हुए 9 लोग ऊपर जाते हैं, क्लाइंब करते हैं, एक ढलान पे अपना कैंप लगाते हैं रात में। कैंप लगाने के बाद उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आती पलट के, ना वॉकी टॉकी पे, ना और किसी डिवाइस पे। वहाँ से उस वक्त में रशिया के अंदर एक रेस्क्यू सिस्टम हुआ करता था कि अगर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर माउंटेन क्लाइंबिंग करके कोई क्रू वापस नहीं आया, तो उसको देखने के लिए, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए जाएगी रेस्क्यू टीम कि आप लोगों ने दिए गए वक्त से ज़्यादा यहाँ पे क्यों गुजारा है। रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। रेस्क्यू टीम के जो लोग वापस आते हैं उनमें से कोई काम छोड़ देता है, कोई अर्ली रिटायरमेंट ले लेता है, कोई बंदा गायब हो जाता है। होता क्या है कि रेस्क्यू टीम जब वापस आती है तो रेस्क्यू टीम लेके आती है उनमें से कुछ चंद लोगों की लाशें अपने साथ। रेस्क्यू टीम बताती है जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ का पूरा सिनेरियो स्टडी किया, जहाँ पर कैंप लगा था उस जगह को देखा, एविडेंस कलेक्ट किए, और हमने इस नतीजे पर पहुँच के ये रिपोर्ट बनाई है कि आधी रात को इन लोगों के ऊपर कहीं से कोई हमला हुआ है, और वो हमला इतना ख़तरनाक था कि ये लोग अपने टेंट खोलने के बजाय जहाँ जैसे बैठे थे टेंट में सो रहे थे। किसी ने जूते नहीं पहने थे, किसी ने जैकेट नहीं पहनी थी, कोई मतलब जो है सिर्फ जो है ट्राउज़र्स पहन के सो रहा था। उस हालत में माइनस टेम्परेचर के अंदर जब बर्फ़ पड़ रही थी, अपने टेंट को फाड़ के उसके अंदर से निकल के भागे हैं। किसी चीज़ ने इनका पीछा किया है और इनको कत्ल किया है। कत्ल हुई हुई लाशों की हालत ये थी, किसी की आंखें निकाल ली गई थी, किसी की ज़बान काट ली गई थी, किसी के सीने पे, उसकी छाती पे इतना प्रेशर डाला गया था कि उसकी पूरी छाती फट के अंदर का जो मटेरियल होता है, जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, कलेजा होता है, वो सब बाहर आ गया था। किसी की लाश इस हालत में मिली कि दरख्त के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे उसके जिस्म को पिन कर दिया गया, लटका दिया गया। इतना ऊपर उठा के ले जाना, वो भी इतने भारी भरकम आदमी को, और ऐसे टेम्परेचर में जहाँ सांस लेना मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें हुई। और सबसे अजीब चीज़ ये थी कि साइंटिस्ट ने उस पूरी रिपोर्ट को ये कह के बंद कर दिया कि ये हाइपोथर्मिया की वजह से हुई हुई डेथ्स हैं। हाइपोथर्मिया के बारे में उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्टडी की। हाइपोथर्मिया एक मर्ज होता है जब आपका जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है, काफ़ी अरसे तक बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सट्रीम कोल्ड की सिचुएशन में रहती है, माइनस के टेम्परेचर में रहती है, आप स्किन को गर्म नहीं रख पाते। तो एक हाइपोथर्मिया एक मर्ज होता है जिससे आपकी सांस उखड़ने लगती है और आपकी स्किन पे फ्रॉस्ट बाइट उभर जाती है। फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है और वो बॉडी का वो हिस्सा काला पड़ जाता है। बॉडी का वो हिस्सा काला पड़ के गिरने लगता है, लेकिन कटता फटता नहीं है, उस पर प्रेशर नहीं पड़ता, जबान कट के नहीं गिरती, आंखें निकल के नहीं गिरती। अब मैंने इसको एक दूसरे सिनेरियो से सोचा कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जंगली जानवरों ने मार दिया हो। सर कहने का मकसद है कि हाइपोथर्मिया की वजह से ये सारी चीज़ें तो नहीं होती। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ गए, उस जगह को एक्सप्लोर किया। कुछ ने कहा कि यहाँ रेडिएशन फैली है, कुछ ने कहा कि यहाँ पर जो है बिगफुट के दिखने के इम्कानात हैं, कुछ ने कहा कि यहाँ पे जो है कोई हमला हुआ था इनके ऊपर। मुझे ऑन अ पर्सनल नोट ऐसा लगता है कि ये किसी एंटिटी का काम है। कैसा है सर? देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाती है। अच्छा, अब हम सबसे पहले ना, इंसान है ना, तो इंसान पहले इंसानों की तरह सोचता है, बाद में फिर वो उन चीज़ों की तरफ जाता है। सबसे पहले तो ये देखता है कि कोई इंसान यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है या नहीं। अच्छा, सर्वाइवल चांस अगर ज़ीरो हो, ठीक है, जैसे वो हाइकर्स हैं, वो ट्रेंड हाइकर्स हैं, ठीक है, वो तो सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगर उनकी कोई ताक में बैठा हो, ठीक है, और उनके साथ कुछ ऐसा करना चाहे, तो 9 लोग और वो अकेला, या फिर अगर वहाँ पे भी उनसे ज़्यादा तादाद में लोग होंगे तो यकीनन उनके फुटप्रिंट्स तो होंगे।
सवाल ये बनता है कि कैंप में आने वालों के फुटप्रिंट्स मिले, जाने वालों के नहीं मिले। ठीक है, तो वो फुटप्रिंट्स के इंसानों के थे? बिल्कुल, जूतों के पैरों के निशान थे, तो और सिर्फ एक बंदे के, जो पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। ओ, और आपको पता है जब पहाड़ होते हैं, बर्फीले पहाड़ों पे अक्सर एवलांचेस आते हैं। बिल्कुल। जब एवलांचेस आते हैं तो फुटप्रिंट भी मिट जाते हैं, बर्फ पिघलती है तो। सर तो बात यह है कि आप जैसे भाई चेक कर लें, स्क्रीन चल रही है ना? ठीक है, रुक जाओ, चलती रहने दे। जैसे जैसे हम अगर इस तरफ जाते भी हैं कि अगर एक ही बंदा है और उसके फुटप्रिंट उनके कैंप्स की तरफ आ रहे हैं, तो वो एक बंदा कितना ताकतवर हो सकता है जो 9 बंदों के साथ इस तरह करे, और क्या 9 बंदे वो जो है वो उसको अपोज ना करें, ठीक है ना, मतलब अपना बचाव ना करें, ठीक है। और क्या वो इतना ताकतवर हो सकता है कि रात के वक्त, दिन के वक्त आपको पता है कि टेम्परेचर सूरज की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, रात के वक्त तो बहुत शदीद इंटेंस जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। उस इंटेंस टेम्परेचर में उसने सर्वाइव भी करना है, अगर वो कोई इंसानी एंटिटी है तो फिर उन सबको मारना भी है। और फिर आपकी वो बात मुझे क्लिक कर गई कि एक बंदे को उसके वजन के साथ इतने ऊपर लेके जाना और वहां पिन करना, ऊपर लेके जाना और वहां लटका देना, ठीक है। अच्छा, नंबर दो ये कि अगर कोई वो जानवर है, ठीक है, तो जानवर को क्या जरूरत है ऊपर लेके जाके उसको लटकाने की? चले लटका देता है, हो सकता है वो सब कुछ कर देता है, फिर भी 9 लोग तो नहीं हो सकते, कोई एक तो सर्वाइवल हो जो भागकर बच जाए, आगे पीछे हो जाए, कहीं छुप जाए, जो अगर कोई दरिंदा हो, कोई जानवर हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लॉयन के बारे में मैंने पढ़ा है, लॉयन, टाइगर, ये भी जो हमारी जो बर्फानी बिल्लियां, जो बड़ी साइज की जो कैट्स होती है ना, वो भी इतने टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करती, बल्कि जितने चरिंद परिंद जानवर, हैवान, दरिंदे होते हैं ना, ये सब इतने टेम्परेचर में नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। भेड़िए इन जो है वो टेम्परेचर को सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन भेड़िए के मारने का तरीका ये नहीं होता। सही। भेड़िया क्या करता है, अगर उसने आपको मारना है तो वो आपकी गर्दन दबोचेगा। एनिमल इंस्टिंक्ट ये कहती है, अगर किसी ने नेशनल ज्योग्राफिक भी देखा हो, वो भी यही दिखाते हैं अक्सर कि जब शिकार हो रहा होता है ना पूरे झुंड के हिसाब से, भेड़िया हो, शेर हो, चीता हो, अल्लाह वो ताला की सांस तरफ से एक कुदरती सेंस है उनको कि भाई इस जगह को आपने हिट करना है, या तो तोड़ देना है या दबा देना है कि ये चीज सांस मर रोकनी जाएगी, नहीं है, वो चीज मर जाएगी। ठीक है। एक शख्स की एक चीज की आप पर हैबत हैयत तारी है, तो जब तक वो एक को मार रहा है तो क्या बाकी जागेंगे नहीं, बाकी देखेंगे नहीं क्या हो रहा है, बाकी अपोज नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बचाएंगे, कहीं छुपेंगे या नहीं, कोई तो ऐसी चीज़ होगी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हम ये सोचें कि यार ऐसा हो सकता है या नहीं, तो फिर आपकी वाली बात मेरे जहन में आती है कि बिगफुट, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं चुपर कैबरा, इसका जो है वो सेंस आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन 9 लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, तो मुझे ये बताएं क्या उनकी बॉडी कटी फटी मिली? उनकी बॉडी ऐसी हालत में मिली कि 4 लोगों के जिस्म में उनके ऑर्गन्स ही नहीं थे। और क्या ऐसा हुआ कि खून पीने की अलामतें मिली? क्योंकि चुपर कैबरा जो है, जहाँ जहाँ चुपर कैबरा के साइन मिले हैं, बिगफुट के साइन मिले, तो मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि ये जंप मारता है, बहुत ऊंची ऊंची 16-16 फीट 18-18 फीट की जंप्स मारता है, बहुत ताकतवर होता है, ठीक है, और चीर फाड़ देता है किसी भी चीज़ को देख के, और लोग इससे मुकाबला नहीं कर पाते। ये मैंने चुपर कैबरा और क्या कहते हैं बिगफुट के बारे में सुना है। बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा, कुछ लोग इसको मम भी कहते हैं। पाकिस्तान में साइटिंग हुई है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन जो है वो बहुत देर तक नहीं हुआ, ये बहुत दूर दराज इलाकों में लोगों ने देखा है इसको। मम भी कहते हैं कुछ लोग इसको, चुपर कैबरा भी कहते हैं, विंडिगो भी कहते हैं कुछ लोग, बिगफुट भी कहते हैं कुछ लोग, इसको गोरिल्ला टाइप की नस्ल से भी कहते हैं। तो माइट भी कि इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर सिर्फ यही एक एंटिटी सर्वाइव कर सकती है। खैर ये तो खैर रशिया के साइंटिस्ट नहीं सॉल्व कर पाए, तो हमारे लिए सॉल्व करना तो बहुत अलग चीज़ है। आपकी बात को काट रहा हूँ, आप ही की स्टोरी में मैंने एक, आप स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, तो उसमें मैंने आपसे ही एक वाकया सुना था आप ही की वीडियो के अंदर, कि वो आपने गालिबन फौजियों का वाकया बताया था कि वो जो फौजी कैंप्स लगा कर गए थे, और यानी कि वो कुछ फौजी थे, वो ठंड का मौसम हो गया था और राब्ता मुनक़ता हो गया था, जब वो वापस आए वो बॉडियों की, वो फौजियों की लाशें कटी फटी मिली, ऐसा ही, ठीक है। तो वहाँ पर भी सेम साइन मिले थे, ऐसा ही वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ों की अलामतें सुपर कैबरा हो सकता है। चले नहीं हो सकता तो फिर एट दी एंड तो फिर हम इसी चीज़ पर पहुँचते हैं कि भाई यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है जिसने ये सारी चीज़ें करी हैं, क्योंकि इंसान के बस का काम नहीं है, और हो सकता है कि वो जगह उसकी हो, अगर जहाँ लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, और उस जगह को वहाँ पर हाइकिंग के लिए बंद भी कर दिया। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक कमेंट आया था बहुत टाइम पहले, मैंने उसका जवाब नहीं दिया था। कमेंट ये था
कि क्या सारे पैरानॉर्मल वाकयात और सारे जिन्नात कराची में ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरी दुनिया में होते हैं। आप यूट्यूब उठाकर देखें, भरा पड़ा है यूट्यूब, ठीक है। इंडिया का गौरव तिवारी, बिल्कुल ऐसा नाम सुना होगा आपने इसका, डेथ हो गई डेथ हो गई उसकी। आप उसकी डॉक्यूमेंट्री उठा के देखें, वो अभी का नहीं है, वो 2000 के एरा का है, किस तरह से उसने गोस्ट हंटिंग की। तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी में गोस्ट हंटिंग नहीं करते। हंटिंग का मतलब तो पकड़ना, कैप्चर करना होता है, लेकिन ये है कि वो Explore करते हैं। एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि हमारे कुछ लोग जो समझदार लोग हैं ना, जो समझदार लोग, वो समझते हैं। देखें, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिनसे हमने बैठकर जब गुफ्तगू की, तो उन्होंने हमें एक ही बात समझाई, देखो बेटा, ये मखलूक वो है जिससे आप ना लड़ सकते हो ना जीत सकते हो। देख ही नहीं सकते आप इसको, सर देख भी सकते हैं, कुछ केसेस मतलब में देख भी कुछ सकते हैं। केसेस में देख सकते हैं। आप इनसे लड़ नहीं सकते, आप इनसे जीत नहीं सकते, आप सिर्फ अपनी हिफाजत कर सकते हैं, बस। सही। लेकिन ये मखलूक अगर नुकसान पहुंचाने पे आ जाए तो ये आपको अपने साथ ले जाती है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती। तो आप अगर समझदार हैं, आप इंसान हैं, तो आप इंसानों की तरह सोचें, और बजाय इसके कि अपनी ताकतों का, अपने जज्बातों का इस्तेमाल करने के, आप कम तर समझ के, हकीर जान के इससे माफ़ी मांग लें। क्योंकि आप इससे लड़ नहीं सकते, आप कुछ भी कर लें, आप इससे जीत नहीं सकते, आप कुछ भी कर लें। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं इनके आगे। अच्छा सर, कोई ऐसी अभी तक इतने सालों के एक्सपीरियंस में कोई ऐसी बिल्डिंग, ख़ास तौर पे कोई स्कूल बिल्डिंग, क्योंकि स्कूल से पता नहीं क्यों मुझे, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल से, मैं गालिबन एक जगह से गुजरता हूँ रोज़, वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है और पूरे स्कूल में झाड़ियाँ उगी हुई हैं। कुछ दिनों पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने करीब से उसके गुजर रहा था, तो मैंने अंदर लाइट जलती हुई, पंखा चलता हुआ देखा। बाद में जब मैंने वक्त निकाल के पूछा कि भाई यहाँ चौकीदार वगैरह कौन रहता है, तो बंदा कह रहा है यार ये तो जगह काफ़ी सालों से बंद पड़ी है। तो वो एक मेरे साथ अजीब सा वाक़या हुआ। खैर वो एक गलत चीज़ है, हो सकता है मेरा वहम हो सकता है मेरा अपने वाक़यात को तो मैं खातिर में लाता ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने भी ये सब सोचना शुरू कर दिया तो फिर मैंने बना ली हॉरर स्टोरीज और चल काम कर लिया फिर अपने इस चैनल पे। खैर, तो सवाल ये है कि ये जो स्कूल बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ दिन में इतना रश होता है, रात में वो बिल्कुल ही एक भूत बंगले का मंजर पेश करने लगती हैं। आपको याद होगा गालिबन हम जहाँ पहले बैठते थे एक जगह, वहाँ पर एक ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल था, जिसकी बराबर गली में बड़ी तंग मशहूर गली थी, थी, वो भी हाँ। बड़ी मशहूर थी। उस गली में दरख्त भी था, इतनी सी छोटी सी गली में, और वो दरख्त जाके लग रहा था उस गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये आपने कभी कोई ऐसी बिल्डिंग को देखा या बिल्कुल एक्सपीरियंस देखा किया? है, बिल्कुल देखा है। अच्छा, देखा तो नहीं है, खैर एक्सपीरियंस किया है। एक आप ही की बात से एक वाक़या याद आ गया। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूं आपके व्यूअर्स को, कि वैसे तो सब जानते हैं, सब हर अक्लमंद शख्स, दानिश शख्स ये जानता है कि ये चीज़ें जो है ना, ये आपको खुद से तंग नहीं करती। मतलब इनको क्या है कि आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। ये चीज़ें आपको तंग जब करती हैं जब आप इनकी जगह पर कोई नापाकी कर दें। सही। ठीक है, बिलखुसूस इतने सालों के एक्सपीरियंस में मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई, आप इनके ठिकानों को काट दें, और इनका ठिकाना 99% दरख्त होते हैं। हम अपना घर बना रहे हो, हम अपनी दुकान बना रहे हो, गोदाम बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अपनी रिहाइश के लिए, अपने कारोबार के लिए, कुछ भी XYZ, अगर हमारे पास कोई दरख्त, कोई पौधा, कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है तो हम कहते हैं इसको काट दो, ये हमारे लुक को ख़राब कर रहा है। नहीं, हम जो है वो बगैर इजाज़त लिए, बगैर कुछ किए, बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर आपने कोई दरख्त काटना है ना भाई, तो आप पहले उससे इजाज़त ले लो, 3 दिन के लिए उसको छोड़ देंगे भाई। अगर आप हाँ, पर ऐसा कुछ होता है, था पहले, लोग इजाज़त लेते थे। जी, कि आप अगर इस पर कोई चीज़ है तो बराह करम हमें जगह दे दें, हमें इसको काटना है, ये हमारी जगह में आ रहा है। और बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई ना काटो तो बेहतर है, इसको बने रहने दो, हो सकता है कि इसकी वजह से आप फल फूल जाओ। और जो लोग नहीं काटते थे वो फल फूल जाते थे। और कुछ लोग कहते थे अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर बगैर इजाज़त लिए जब काटते थे ना लोग, नुकसान होता था उस चीज़ का। उनके घरों में हम बात होती थी उस चीज़ की, क्योंकि वो अगर वो चीज़ें उस चीज़ दरख्त पर रह रही हैं तो वो नहीं छोड़ती थी। आपके सवाल का जवाब, बहुत अरसे पहले ना हमारा घर बन रहा था, तो दिन में मज़दूर होते थे, रात में ना प्लम्बर वगैरह आ जाया करते थे प्लम्बरिंग का काम करने। तो जो है ये 2 साल पहले जून जुलाई का वाक़या है, ऐसी जून का महीना चल रहा था, तो एक प्लम्बर हमारा काम कर रहा था, करते करते रात को उसके 10 बजे। उसने कहा यार आज मैं अपना काम कंप्लीट करके जाऊंगा। तो घर में सब सो रहे थे, तो घर वालों ने कहा भाई तुम बैठ जाओ, ये जब ताकि कोई चीज़ आगे पीछे ना कर दे, ये काम कर ले, फिर ये कि जब ये निकले तो फिर तुम ताला वाला लगा के फिर अपना लेट जाना। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उस प्लम्बर से ऐसी बातें करता रहा। आपको पता है मेरा हॉट टॉपिक क्या है, मैं बात करते करते उस तरफ ले गया उसको, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं। कह रहा है हाँ भाई मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने कहा महसूस किया या देखा है? कह रहा देखा है। मैंने कहा अपनी आंखों से? कह रहा है भाई अपनी आंखों से, जैसे चाहो कसम ले। मैंने कहा यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, वो छत पे चलते हैं और छत पे चल के बात करते हैं, वहाँ थोड़ी हवा भी है। ऊपर चले गए, लाइट गई भी थी।
छत पे ले गए। अब हम और वो बैठ के बातें कर रहे हैं रात के 10 बजे। कहता है यार मैं ऐसे ही इसी हुलिये में एक स्कूल की बिल्डिंग में काम कर रहा था। काम क्या था, जैसे स्कूल की जो छत होती है, रूफ टॉप होती है, बिल्कुल सबसे टॉप वाली जो छत होती है, उसकी भराई कर रहा था। और यही मंथ चल रहा था, जून जुलाई ना। तो स्कूल के ऑनर थे, उन्होंने कहा था स्कूल ऑफ है, ठीक है, और दिन में धूप बहुत होती थी, तो शाम का वक्त थोड़ा ठंडा वक्त होता था। कहने लगे ये जो छत है ना, जैसे वो प्रीकास्ट की छतें होती हैं, उसमें गैप हो जाते हैं, तो वो आप ये गैप फिल कर दो, बारिश होगी ना, अंदर क्लासेस में पानी आता है। सही। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा आप फिर प्लम्बरिंग से काम कर रहे हैं या आप मिस्त्री का काम कैसे जानते हैं? अरे भाई कर लेता हूँ थोड़ा बहुत अपनी मतलब रोज़ी रोज़गार चलाने के लिए। मैंने ठीक है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहा है भाई मैं काम कर रहा था उस वक्त, और मैं स्कूल की बिल्कुल जो है वो ऊपर छत पे बैठा हूँ, चारों तरफ दीवारें नहीं है, और मैं बैठ के अपना काम कर रहा हूँ। दिन का वक्त है ये नहीं, शाम का वक्त है, असर का वक्त, जुलाई। असर का वक्त है, और आपको पता है दिन बड़े होते हैं। ठोक रहा हूँ, माल भर रहा हूँ उसके अंदर। मैं देखता हूँ स्कूल के तरफ में झाड़ियाँ हैं, एक तरफ झाड़ियाँ, एक तरफ बिल्कुल क्लीन है जहाँ से दरवाज़ा है जाने। मैं झाड़ियों में देखता हूँ तो एक बच्चा है, झाड़ियों के अंदर एक बच्चा है, और समहाउ ऐसा लग रहा है जैसे वो स्कूल का बच्चा है। कह रहे मैं अपना काम करते करते मेरा ध्यान गया, तो मैं कहता हूँ ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? कह रहे अब मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ तो वो वाक़या बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तजस्सुस हुआ, मैंने उस बच्चे की तरफ देखा और मैंने कहा बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने सुनी अनसुनी कर दी। जवाब नहीं दिया। क्या बात है, क्यों खड़े हो यहाँ पे, ऐसा क्या कर रहे हो, और इस वक्त दिन के इस वक्त क्यों हो यहाँ पर? आप जाओ अपने घर जाओ। तीसरी मरतबा वो कह कि भाई बेटा यहाँ क्या कर रहे हो आप? कह रहे आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे भाई वो बच्चा जब पलटता है मेरी तरफ, तो जब वो पलटता है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के, वो नीचे खड़ा हुआ है, मैं ऊपर हूँ, 2 फ्लोर ऊपर हूँ और मैं नीचे, और जब वो मेरी तरफ देखता है ना, उसकी आंखें सुर्ख हैं, बिल्कुल सुर्ख। सही है, बिल्कुल लाल, बिल्कुल लाल, कोई आंखों के अंदर सफेदी नहीं। कुछ भी नहीं, सुर्ख थे बिल्कुल। कितना सा बच्चा, वो छोटा सा, जैसे कोई 1-2 क्लास का बच्चा हो। सर वो कहाँ खड़ा हुआ है? ग्राउंड पर, नीचे, जमीन ground पर, floor झाड़ियों पर। के पास, झाड़ियों के बीच में, और वो दिन का वक्त है तो क्लियर नजर आ रहा है। और ये कहाँ है? 2nd फ्लोर पे, छत के दूसरे ऊपर। फ्लोर की छत के ऊपर। कितना फर्क होगा? 2 फ्लोर का फर्क है पूरा। है ना। अब सुने अब क्या होता है, अब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जब इसने यूँ करके देखा और इसकी आई कांटेक्ट हुआ ना, आईज ब्रेकिंग हुई कपल ऑफ सेकंड, तो अब ये फ्रीज हो गया और विद इन अ सेकंड, विद इन अ माइक्रो सेकंड, उस बच्चे की, वो बच्चा वहीं है, उसकी आंखें इसकी आंखों के सामने थी। मतलब आंखें निकल के उसके ऊपर आ गई, 2 फ्लोर ऊपर। सिर्फ आंखें। और कह रहा है रात का वक्त होता ना तो मैं समझता कि वहम है, दिन का वक्त था, असर के वक्त, और जून की असर मतलब धूप, धूप, दिन दहाड़े। कह रहे वो बच्चा वहीं है, उसकी और आंखें उसकी निकल के आंखें आगे आ रही हैं, जो है वो मेरी आंखों के सामने थी, दूसरे फ्लोर पे। डिस्टेंस नहीं था बिल्कुल भी, और आंखें मेरे सामने, और मैं उसकी आंखों को देख रहा हूँ। और वो बच्चा वहां से क्या बोल रहा है? कह रहा है अपने काम से काम रखो, जिस काम के लिए बुलाया है वो काम करो, और करो और जाओ यहाँ से। और आज ये के बाद बच्चा बताना। कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है कि अपने काम से काम रखो, जिस काम के लिए बुलाया गया है ये काम करो और जाओ यहाँ से। जिस बंदे ने मुझे बताया है ना, ये आई विटनेस है उसका, जो मेरे घर में काम कर रहा था, कह रहा है अपने काम से काम रखो, जिस काम के लिए बुलाया है वो करो और जाओ, और आज के बाद मत आना है यहाँ पर। तो अब मैं भी थोड़ी देर सुन के फ्रीज हो गया। मैंने कहा यार, तो उन आंखों का क्या, वो वापस वो वापस चली गई, अच्छा, और वो बच्चा गायब। कुछ सेकंड बाद गायब हो गया। अब कह रहा है मेरे जिस्म में तो जान ही नहीं बची कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने इतना सब कुछ देख लिया। तो कह रहा है भाई मैं तो अपना थोड़ा छेली और सामान छोड़ के भागा, जैसे तैसे करके मैं चला गया। मैंने कहा अब आप मुझे एक बात बताइएगा बिल्कुल सच सच। उस बंदे से मैंने कहा यार उसने आपको सारी बातें ठीक है, ये बोला कि अपने काम से काम रखो, जिस काम के लिए बुलाया उस करो जाओ, मुझे सिर्फ एक बात क्लिक नहीं कर रही है आपकी, उसने ये क्यों बोला कि आज के बाद मत आना, इसमें क्या सच्चाई है? कह रहे यार मैं उस वक्त नापाक था। मैंने कहा बस। कह रहे मैं उस वक्त नापाक था, जिसकी वजह से उसने कहा कि आज के बाद मत आना, कि तो आज तो बर्दाश्त कर लिया, अब आज के बाद बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको पता है मिस्त्री मजदूर वगैरह पाकी नापाकी का ख्याल नहीं करते ज़्यादातर लोग, होता है, क्योंकि देखें सीधी बात है, इनके पास रहने के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं होती। फिर ये जब हाजत होती है फरागत के लिए कोई ऐसे प्रॉपर ही जगह चले नहीं होती, जाते हैं। ऐसी कहीं भी कोने खाने में चले जाते हैं। जैसे बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं करते। कह रहे हैं बस अच्छा, ये आपकी सारी बात मैंने तसल्ली से सुनी, मुझे इससे मिलता जुलता एक वाकया मैं आपको बताऊंगा, समझ लें इस वाकये की कार्बन कॉपी है एक मेरे पास। सही है। एक हमारे जानने वाले हैं,
इलेक्ट्रिशियन हुआ करते थे वो किसी ज़माने में, मतलब अब उनकी उम्र कोई 60-65 साल है। अपनी जवानी में उन्होंने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा था। काम करने गए थे एक उस्ताद के साथ। उस्ताद गए एक जगह, ये वाकया कहाँ गए आपको याद होगा, सिनेमाज हुआ करते थे, जी सबा सिनेमा और कैपरी, इस तरह के नाम के सिनेमाज हुआ करते थे। सही। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस रीजंस, लेकिन समझ लें वो सिनेमा अब मौजूद नहीं है, सही है। तोड़ दिया गया, ख़त्म हो गया। बहुत पुराना ऐसे ही एक सिनेमा था और इन लोगों को काम मिला था कोई वायरिंग करने का। सही तो है। ये अपने उस्ताद के साथ उनका सामान वामान पकड़ के पहुंच गए तकरीबन रात की 11 बजे। सही है। तो उन्होंने कहा कि हमें सुबह होने से पहले पहले ये चीज़ चाहिए, आपको जो करना है करो, आपको कुछ मंगवाना है, कोई सामान लाना है तो अपने साथ लेके आना है। इनके उस्ताद गालिबन 2-3 दिन से ये बात चल रही थी, सिनेमा वालों के साथ डील चल रही थी, तो वो क्या करना है, कौन सी वायरिंग करनी है, कौन सा तार डालना है, कंसील करनी है नहीं करनी है, सारा सामान उनसे पहले ही अवेलेबल यानी मंगवा लिया था जो कि ज़रूरत का सामान था। औजार वगैरह अपने 1-2 दिन पहले रख के गए थे, बस जो हाथ के टूल्स होते हैं वो ही अपने उस्ताद के साथ कमर पर डाल के पहुँच गए सिनेमा। अब सिनेमा पहुँचे तो रात की 11 बजे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ने काम करना था और चीज़ें वहाँ ठीक चल नहीं रही थी, तो सिनेमा खाली था क्योंकि बाद की मूवीज़ लग नहीं सकती थी, इलेक्ट्रिकल एरर आ गया था, टेक्निकल मसले थे। तो वो उन्होंने कहा था कि हमारा काम रुका हुआ है, हमारे सिनेमा रुका हुआ है, आप सुबह से पहले इसको हमें ठीक करके दो। उनके उस्ताद ने हामी भर ली कि भाई ठीक है हम कर देंगे, तकरीबन सुबह फजर का वक्त हो जाएगा, मैं आऊँगा, मेरे साथ मेरा लड़का होगा, 2-3 कारीगर और होंगे, वो आपका काम निपटा देंगे, इतने पैसे होंगे। इनकी सारी बातचीत तय पा गई, ये पहुंच गए। सही है। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, ये अपने उस्ताद के साथ और उस्ताद के कांटेक्ट में जो 2 लड़के थे और आ गए वहाँ पे। ठीक है, अब उस सिनेमा के एक मखसूस पोर्शन के बारे में मशहूर था कि यहाँ पे हॉरर मूवीज़ नहीं चलाई जाएंगी, यहाँ पे कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ फैमिली मूवीज़ रखी जाएगी, फैमिलीज़ बैठेंगी, इस तरह का कोई होगा सीन उनका। फैमिली हॉल था वो वहाँ गए। पुराने वक्तों में तो वो क्या कहते हैं, गोल चलने वाले जो होते थे, प्रोजेक्टर्स हुआ करते थे गालिबन। आप भी बोलेंगे यार आईटी का बंदा है, प्रोजेक्टर नहीं उनको भी प्रोजेक्टर्स ही कहते थे। सिनेमा प्रोजेक्शन के लिए रखे गए होते थे। उनके मसले मसाइल हो गए थे कुछ, तो उन्होंने प्रोजेक्टर वहीं छोड़ दिया था, पर्दा वर्दा सब वैसे ही लगा हुआ था। तो उन्होंने अपना काम शुरू किया 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे, 1 से 2 बजे। जब 2 बजे तो वो 2 लड़के इनके पास आते हैं दूसरे पोर्शन से निकल के, हॉरर मूवीज़ वाले पोर्शन से निकल के, इसके बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ नहीं चलाई जाती। इनसे कहते हैं कि यार एक काम है आपसे। तो उन्होंने बोला क्या काम है? बोला यार रात बहुत हो गई है, हम एक काम करते हैं, जाके कुछ खाने को ले आते हैं, पैसे वैसे करवाओ हमें, हम बंदोबस्त कर लेते हैं खाने का, हम लेकर आते हैं, आप बैठो। उन्होंने बोला ठीक है। वो गए, उस्ताद ने पैसे करवाए, उनको पैसे दिए, जाके वो लेकर आए। लेकर आने के बाद उन्होंने खाया पिया, सब कुछ किया। खाने पीने के बाद उस्ताद की नज़र पड़ी उनके खाने के बैग पे, उसमें गालिबन कागज़ में लिपटी हुई कोई चीज़ रखी थी खाने की। उस्ताद ने बोला ये क्या है? ये भी खाने की चीज़ है? बोला नहीं ये हम अपने लिए लाएं, आप छोड़ दो उसको, हम अपने लिए लाएं, हम रात बेरात को कभी भूख लगी तो उसको खा पिए ख़त्म कर देंगे। बोला अच्छा। खाना खाने के बाद वापस ये उस पोर्शन में चले गए। अब इनके उस्ताद उस वक्त थे पढ़ने पढ़ाने वाले बंदे, तरीके से चलने वाले बंदे, कोई नापाकी नहीं, कुछ नहीं। वो सब काम अपना निपटा रहे हैं। रात के 2 से 3 बज गए। जब 4 बजे तो बराबर वाले कमरे से जिसमें ये 2 इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, खुद ब खुद यहाँ का प्रोजेक्टर ऑन हुआ, यहाँ से मूवी चलने की आवाज़ आई। कहाँ? बराबर में, बराबर वाले उनके हॉल में जिसमें वो 2 इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं फिल वक्त। वो 2 इलेक्ट्रिशियन वहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने पर्दे पे मूवी चलती है और वहाँ से मारपीट की आवाज़ आने लगती है। ये इग्नोर करते हैं कि मूवी में होगी कोई आवाज़। फिर इनके उस्ताद को एकदम से ख्याल आया कि यार सिनेमा हॉल खाली पड़ा है। नंबर 1, सिनेमा हॉल में बंदे नहीं है। नंबर 2, एक चौकीदार है जो अंदर से गेट लॉक करके बैठा है। वो थोड़ा सा घबराहट होती है उसको कि कोई घुस ना जाए। गेट लॉक है अंदर से, गेट कोई हल्का फुल्का नहीं है, वो जाली वाला लॉक है, जाल जो पूरा लगाया जाता है। नंबर 3, उस कमरे में प्रोजेक्टर ही नहीं है। प्रोजेक्टर तो इनके कमरे में है जिसमें ये काम कर रहे हैं।
ये अपना काम वाम छोड़ के इनको अपने लड़के को, यानी जिस जो ये वाकया सुना रहे हैं मुझे, उनको लेके जब बराबर वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं एक बंदा वहां पड़ा है, एक बंदा वहां पड़ा है। दोनों की हालत ऐसी हो रही है कि दोनों को अभी किसी ने पीटा है, पकड़ के तशद्दुद किया है किसी ने, ऐसी हालत हो रही है। और तशद्दुद भी कैसे, ऐसा लग रहा है किसी ने डंडों से मारा है। यहाँ से खून, सर फटा हुआ, कोनियां फटी हुई, ये हाथ छिला हुआ, बहुत बुरी हालत में। इनको उठाते हैं, उठा के दूसरे हॉल में शिफ्ट करते हैं। जब दूसरे हॉल में शिफ्ट करते हैं तो वो जो खाने की चीज़ लाए थे, उस्ताद की नज़र उस पर पड़ती है। उस्ताद बोलते हैं अच्छा। उस्ताद उनको दूसरे हॉल में शिफ्ट करते हैं, जाते हैं, वो खाने की चीज़ उठा के बाहर रखते हैं। बाहर रखने के बाद, मतलब बाहर डस्टबिन के पास रखते हैं, और आके वापस उन लोगों को देते हैं गालियाँ। ड्रिंक कर रहे थे वो कुछ पीने पिलाने का सामान, जब वो खाने का इंतज़ाम करने गए थे तो वो अपना भी इंतज़ाम करके आ गए थे। और पी भी उसी जगह रहे हैं जहाँ पे वो सारी चीजें- जहाँ पे रिस्क कमा रहे हैं। मुझे हैरत इस बात पे, जो बंदा जहाँ पे रोजी कमाने खड़ा हुआ है, काम कर रहा है जहाँ पे, वहीं पे वो चीज़ भी हो रही है। अब होता क्या है कि उस्ताद देते हैं इनको ठीक ठाक गालियाँ। इतनी देर में वो चौकीदार आता है कि तुम लोग आपस में क्या हड़ाहुड़ी कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। चौकीदार देखता है, वो भी हैरान। अच्छा, चौकीदार को सब पता होता है। तो समझ नहीं। चौकीदार बोलता है तुम लोगों ने कोई गंद मचाई है यहाँ, तुम लोगों ने कुछ तो गलत किया है, वरना ऐसा होता नहीं। तो उनके उस्ताद ने बताया कि ये लोग ये हरकत कर रहे थे, मुझे नहीं पता था, वरना मैं खुद इनको रोक देता। तो उसने बोला कि देखो यार, आपने हमारा नुकसान कर दिया, अब ये पता है क्या, ये चीज़ें अब हमें भी डिस्टर्ब करेंगी। ये चीज़ें चौकीदार ने बोला अब ये डिस्टर्ब करेंगी और ये बढ़ेगी। और मुसीबत ये है कि यहाँ लोग बैठते हैं रातों को, उनके साथ मसले मसाइल होते हैं। तो सबक ये मिला कि जब ऐसी जगह पे जहाँ ये चीज़ें पहले से ऑलरेडी एक्टिवेटेड हों, एक्टिव हों, करंट चल रही हों, उस जगह पे आप कोई भी नापाकी करोगे तो आप इसकी जद में आ जाओगे। बिल्कुल। अब एक दूसरा वाकया चलते चलते दिमाग में आया क्लिक करते हुए। जैसे मैंने उराल माउंटेन्स की बात की, रशिया के उस हादसे की बात की, आप यकीन करेंगे कि मैं आपसे कहूँ कि शहर से कटा हुआ एक इलाका है, गांव देहात का, वहाँ पर एक फार्म, जिस फार्म पे एक पूरी फैमिली रहती है। फैमिली में मियाँ बीवी हैं और उस बंदे की बहन है, उस बहन के 4-5 बच्चे हैं, उसके दादा दादी हैं, सब पूरी फैमिली आबाद है। एक रात वहाँ पुलिस जाती है। पुलिस जाके देखती है, क्या देखती है कि उन लोगों की लाशें वहाँ सड़ रही हैं, उन लोगों को किसी ने कत्ल कर दिया है, और लाशें तकरीबन 3-4 दिन से वहाँ पड़ी सड़ रही हैं, इतनी बदबू हो गई है। और उसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिखती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, रात 12 बजे कोई आदमी फार्म के अंदर दाखिल हुआ, कुल्हाड़ी हथियार के तौर पे इस्तेमाल हुई, एक एक करके सबके कमरे में गया, उनको कत्ल किया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, घर की मेड को भी नहीं छोड़ा, घर के बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, मियाँ बीवी को भी कत्ल कर दिया, सबको कत्ल कर दिया। ये तो चलेंगे मर्डर का वाक़या है, ठीक है, अभी तक ये कत्ल का वाक़या है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो बंदा उन लोगों को कत्ल करने के 3-4 दिन बाद तक वहाँ उस फार्म पे मौजूद रहा, उस फार्म का किचन इस्तेमाल करता रहा, उस फार्म पे जो लाशें पड़ी सड़ती रहीं उनके दरमियान वो बैठ के अपना खाना पीना करता रहा, उस फार्म के जो जानवर मौजूद थे, जो मवेशी मौजूद थे, उनको दाना खाने पीने का सामान डालता रहा, तो आपको क्या लगेगा? साइकोपैथ किलर। ये साइकोपैथ किलर किस्म का आदमी है। अभी तक आपने ये सोचा है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि उसके आने के फुटप्रिंट्स मिले, जाने के नहीं मिले, तो माइट जो घर के किसी तरह में मौजूद है। एक बंदा फार्म पर आया, उसने पूरी फैमिली कत्ल करी कुल्हाड़ी के जरिए। गांव का इलाका था और शहर से दूर तक कटा हुआ सिर्फ एक फार्म था, ज़्यादा लोग आसपास भी नहीं थे, रात के 12 के बाद का वक्त था। कत्ल करने के बाद 3-4 दिन उस फार्म पे घूमता रहा, जानवरों को दाना डालता रहा, खाने पीने का सामान डालता रहा, जो घोड़े फार्म के ऊपर पाले गए थे उनको घास डालता रहा, जो किचन था, किचन में जो खाने का सामान था वो पका के खाता रहा, किचन इस्तेमाल करता अगर रहा। कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी तो वो जानवर तो वैसे ही बिदकते हैं उन चीज़ों से। बिल्कुल ऐसा ही। तो और उसके बाद होता ये है कि पुलिस ने उस घर की ज़मीन खोद के देख ली कि यहाँ अंडरग्राउंड टनल तो नहीं, उनको कोई टनल नहीं मिला। रेडियो इमेजिंग की गई उस जगह की कि बंदा कहाँ गया, बंदा नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, आज तक कोई मर्डर वेपन नहीं मिला,
आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि वो बंदा था कौन, उस बंदे का डीएनए नहीं मिला। तो सर ये तो था एक हादसा। जो हादसे जो वाक़यात मैं सुना रहा हूँ मैंने उनकी ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दिए। तो अगर आप लोग उन वीडियोस को पूरा डिटेल के साथ और डेट्स के साथ देखना चाहते हैं, ये कब हुए, कहाँ पर हुए, किस एरिया में हुए, तो आप लोग जाके मेरी पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं। हिंटर कैफ़े यानी इस फार्म के बारे में मैंने पूरा एक वाक़या बयान किया अपनी पिछली वीडियो के अंदर, आप लोग मेरी पिछली वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। तो सर ऐसा है कि ये तो चले एक ऐसा साइको किलर का वाक़या हो सकता है जो कभी मिला नहीं। अब मुझे नहीं पता वो कैसे गायब हो गया, हवा में मोहल्ला हुआ, किसी टनल से निकला, कैसे निकला, लेकिन ये एक फैक्ट है कि वो बंदा आज तक मिला नहीं। और जो चीज़ें गायब हो जाती हैं, मिलती नहीं है, उनका ताल्लुक किससे होता है आपको भी पता है। इससे मिलता जुलता एक वाक़या है लेकिन उसकी इंटेंसिटी इससे भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक घर में आग लगती है रात को और उस घर में 2 माँ बाप और उनके तकरीबन 8 से 10 बच्चे होते हैं। होता ही है कि आग लगने के दौरान 4 बच्चों को तो निकाल लिया जाता है, 5 बच्चे जल के राख हो जाते हैं। अनएक्सप्लेनेबल चीज़ ये है कि उन 5 बच्चों की लाशें नहीं मिलती हैं। चलो लाश तो बहुत दूर की बात है, अभी एक अनफॉर्चुनेट वाक़या कहें, एक बदकिस्मती कहें कि हमारे सदर मार्केट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। गुल प्लाजा के साथ हमारे एक नाकाबिले फरामोश वाक़या हुआ कि वहाँ लोग इतने जल गए कि उनकी हड्डियाँ मिली बड़ी मुश्किल से। लेकिन इस केस में तो हड्डियां भी नहीं मिली, कोई डीएनए का सिंबल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और कहा जाता है कि उस घर के पास सीढ़ी ऑलरेडी मौजूद थी जिस वक्त आग लगी रात के 10 से 11 बजे। उस वक्त के दौरान उससे 1 घंटा पहले एक उस घर में रहने वाली खातून को, जो कि उन बच्चों की माँ है, उनको कॉल आती है तुम्हारे घर में आग लगने वाली है। वो प्रैंक कॉल समझ के इग्नोर कर देती है। उस घर के करीब तकरीबन 10 फीट के अंदर अंदर सीढ़ी मौजूद थी। वो सीढ़ी बाद में मिली बहुत दूर किसी जंगली इलाके से, करीबी आपका मतलब करीब के इलाके से ही मिली, लेकिन उस घर से बहुत दूर पड़ी थी। ठीक है, जो आसपास फायर ब्रिगेड वाले थे ऑलरेडी इंगेज थे, मतलब इतनी कई जगहों पे वो आग लगी थी। होता यह है कि जब वो आग लगती है उन लोगों को अंदाज़ा होता है कि अब हमारा घर जल रहा है। आधी रात को वो नींद से उठ के अपने बच्चों को उठा के भागते हैं। 5 बच्चे घर के अंदर रह जाते हैं जो कि जल के मर जाते हैं। फायर ब्रिगेड आती है, पूरे घर का मलबा हटाया जाता है, बच्चों की लाशें तो क्या हड्डियाँ भी नहीं मिलती। इस बात को तकरीबन 10 से 15 साल गुजर जाते हैं, वो बच्चे जवान हो जाते हैं। उनकी वालदा को लेकिन एक उम्मीद होती है कि मेरे बच्चे मरे नहीं हैं, मेरे बच्चे जिंदा हैं। 15 से 20 साल बाद उसी नंबर से जिससे उस रात को एक कॉल आई थी, एक कॉल आती और इत्तेफाक से ये औरत ही उठाती है उन बच्चों की माँ। कॉल पे वो बंदा क्या कहता है, अपने बेटे को देखना है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे देखना है। ठीक है, 1-2 दिन रुको, दिखाता। 2 दिन बाद जो उनका बेटा होता है, एक तस्वीर आती है उसकी कि वो जवान हो चुका है, यंग है, जवान है, अपनी अर्ली टीनेज में, और वो जिंदा है। और उसकी जो शक्ल है वो उनके बचपन में जो उनका बच्चा था उससे एग्जैक्ट मैच हो रही है। वो बड़ा होता तो वैसा ही लगता। उसके बाद उसके पीछे एक लेटर आता है, उसी तस्वीर के पीछे एक लेटर चिपका होता है। वो उसको पढ़ती हैं तो पता है उसमें क्या लिखा होता है, तुम्हारे बच्चे जिंदा तो रहेंगे, नुकसान तुमको कुछ नहीं होगा, तुम कभी जिंदगी में उनको ढूंढ नहीं पाओगे। पूरी दुनिया में ये केस मशहूर हुआ, उन बच्चों की तस्वीरें टेलीविजन पे चलाई गई, पुलिस इन्वॉल्व हुई, मीडिया इन्वॉल्व हुआ, आज तक उनको कोई सुराग नहीं मिल सका। वो तस्वीर कहाँ से आई थी आज तक ये नहीं पता लग सका। तो क्या इसमें एक मेरे जहन में आई, क्या पूरी दुनिया जब एक चीज़ पे इन्वॉल्व हो गई और नहीं ढूंढ पा रही कि वो लोग थे कहाँ, गए कहाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जो कि डायमेंशंस को जानता हो, डायमेंशंस को समझता हो, उसने उन बच्चों को किसी और डायमेंशन में मुंतकिल कर दिया? सर क्वाइट पॉसिबल। मैंने इसके ऊपर थ्योरीज पढ़ी। अब वल्लाह ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन डायमेंशंस मौजूद हैं। ठीक है, देखें हमें ना 3 डायमेंशंस की इजाज़त है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अच्छा 1 मिनट रुकिए,
अब पता है क्या, ये पॉडकास्ट ऑलरेडी इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रही है, तो मैं ये कहूँगा कि अब हम अगली आने वाली पॉडकास्ट के अंदर डायमेंशंस को अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अगली आने वाली पॉडकास्ट देखना चाहते हो जिसमें हम सारे डायमेंशंस को, तकरीबन 12 डायमेंशन 11 डायमेंशंस होती हैं, इंशाल्लाह हम अपने डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे। डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल में उनके बारे में जाएंगे कि भाई क्या होती है, किस तरह होती है। हर डायमेंशन का अपना एक फैक्ट होता है, हर डायमेंशन का अपना एक, कहा जाता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, चौकीदार होता है। बिल्कुल, तो ये मैं डायमेंशन की तरफ डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा। ये सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं अपने आने वाले पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो बहुत ज़रूरी काम है। अस्सलाम वालेकुम।